पे दुआ साहब, आपको ये डर लग रहा था कि जो पॉपुलिस्ट बजट या किसानों के और एग्रीकल्चर सेक्टर के पक्ष में जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, उससे कहीं ग्रोथ पर असर न पड़े। अभी हमने दो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को सुना, 3 कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को सुना, उसमें से 2 निराश हैं, लेकिन एक को ज़्यादा आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि उनको ये लग रहा था कि थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर को और छूट देते, कुछ टाइम टेबल बताते कि टैक्स रेट कब से कब तक कम हो पाएगा। क्या आपको भी लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा बीच का रास्ता लेके चल रहा है? जी, ये सब कुछ अवलंबित रहता है अपेक्षा क्या थी आपकी बजट से। हाँ। अगर आप बहुत अपेक्षा लगा के बैठे हुए थे कि हमें कुछ इंसेंटिव स्टिमुलस मिलेगा, तो वो नहीं था बजट में। उसकी मतलब उसकी आवश्यकता हो चाहे जी, आवश्यकता शायद हो, कारण अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ नहीं रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम था। कईयों के मन में था कि सरकार जैसे पहले 2 बजट्स में थोड़ा सा ज़्यादा अर्बन ओरिएंटेड, ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड था। इस बारी सरकार ने ये बैलेंस अपना ठीक किया है। लेकिन अर्बन ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने के बावजूद पहले 2 बजट के चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, सब लगातार घटते गए, यहाँ तक कि सेंसेक्स में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने को सेंसेक्स भी कॉर्पोरेट का ही है ना जी, कोई बाकी एक्टिविटीज का तो सेंसेक्स होता नहीं। मेरा क्या कहना है कि जिन लोगों में अपेक्षा थी कि ये पहले जैसा बजट चलता रहेगा कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिलेगा, मेक इन इंडिया को इंसेंटिव मैंने मिलेगा। सवाल इसलिए पूछा था दुआ साहब क्योंकि पहले तो इंसेंटिव दिया था दो बार, लेकिन बावजूद इसके इंडस्ट्री ने कोई खास प्रगति नहीं दिखाई या नहीं हो सकी, जो भी वजह रही। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस बार निराशा क्यों? निराशा है, अभी लोगों को लगा कि जब इंडस्ट्री डाउन है तो सरकार जरूर पहले जैसी अपनी प्रथा चालू रखेगी और हमें इंसेंटिव देगी, टैक्स इंसेंटिव्स होंगे, दूसरे फैसिलिटीज होंगी। उसके बारे में बजट में कोई ज़्यादा विवरण नहीं था। संजय जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, आपके पास आती हूँ। इंडस्ट्री डाउन थी, ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें वो डाउन थी, तो कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतना ही डाउन था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा क्राइसिस में था। सरकार ने उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया। सरकार ने उनके लिए कुछ स्कीम्स बताई, कुछ ये बताया, बट इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पहले ही बोला था कि हम कुछ एग्जेम्पशंस को विड्रॉ करेंगे। वो उन्होंने इस बार बता दिया कि ये सब एग्जेम्पशंस, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, R&D पर 150% से उसको 100, सो वो रोड मैप तो आना ही था। जब उन्होंने पिछले साल ये बोला था तो उन्होंने कहा था कि ये रोड मैप हम लाएंगे। निराशा ये है कि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि उस रोड मैप के साथ कॉर्पोरेट रेट, टैक्स रेट भी घटेगा फ्रॉम 30% टू 28% और समथिंग, वो हुआ नहीं। तो लोगों को ये निराशा है। बट अगर आप इसमें कुछ नई चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, उन्होंने कहा कि पोएम जो है, जो रेजिडेंसी कोड है, उसको उन्होंने डेफर कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेटेंट के लिए आई एम गोइंग टू हैव ए सेपरेट टैक्स रेजिम एंड टैक्स देम एट 10%. I think that's a very important thing for the innovations. And unfortunately, our corporates have to do a lot more innovations if we have to go up the corporate taxation. As far as the overall tax reforms are concerned, this is what people are looking forward to. This is what, big budget, big reforms which were supposed to happen. Last 2 years we have been discussing this. First year, finance minister was given a lot of leeway because first it was just the government had just come in, so we didn't expect much from that. Second year, last year, there was expectation and there was a certain amount of disappointment. You think in the light of these last 2 budgets, do you see this budget to be forward-looking? Has he taken it forward? Has he come up with any the kind of reform measures which people expect? Absolutely. Means one can understand the slight disappointment that you see from industry reaction. That is essentially flowing from the fact, as Sanjay was explaining, that there has been no reduction in corporate tax rate. Right. Now, corporate tax rate, as we know, is 30%, and Finance Minister has announced that over a period of 5 years, he'll bring it down to 25%. Sorry, Priyaranjan, we are going to Amit Shah, the BJP president is speaking. Let's go and listen to what he says.
ज्यादा युवाओं को स्किलफुल बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य की दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए और देश के गरीब व्यक्ति को भी अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चिंता न करनी पड़े, इसके लिए सरकार नई स्वास्थ्य योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर परिवार को 1 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। मैं मानता हूं कि देश के गरीबों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 300 से ज्यादा दवाइयों की दुकान शुरू की जाएगी, जिसमें नो प्रॉफिट नो बेस पर जेनरिक ड्रग्स के स्टोर खुलेंगे और वो अगले साल तक हम हर जिले में एक स्टोर बनाने का सरकार ने 3000 दवाइयों की दुकानें खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और अगले बजट तक हर बड़े पीएचसी और हर जिला अस्पताल में ये स्टोर पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए 3000 रुपये की अधिक छूट देने का भी निर्णय किया है। नए कर्मचारियों के लिए 3 साल तक ईपीएफ के लिए पैसा सरकार देगी, इससे 1000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ग्रामीण इलाकों में रहती हुई गरीब बहनों के लिए सरकार ने उठाया है। 2000 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने करने की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक कदम ग्रामीण विस्तार की गरीब महिलाओं के लिए है और चूल्हे के धुएं से उनको मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इस बजट को में फोकस किया गया है। कृषि कल्याण विभाग के तहत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर किसान की आय को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा है और उसको ताकत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर सरकार आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले ही घोषित की जा रही है और इसके अंदर 5500 रुपया इस बजट में आवंटित किया है। दालों की खरीद अब तक कभी नहीं होती थी। गत साल भारत सरकार ने दलानों की खरीद की थी। इस बार भी दलानों की खरीद करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है और इनके दामों की स्थिरता बनाए रखने के लिए और किसानों को भी नुकसान न हो इसके लिए 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना को भी आगे बढ़ाया गया है और एक ई मंडी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके आधार पर देश भर के किसानों को अच्छा दाम मिलने की सुविधा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने लगभग 2,21,000 करोड़ रुपया आवंटित कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक पहल की है और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसमें महत्व दिया गया है। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 50,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे को मजबूत करने के लिए, नए बनाने के लिए सरकार ने लक्ष्य बनाया है। लगभग 55,000 करोड़ रुपया रोड और हाईवे के लिए रखा गया है। देश के 160 से ज्यादा हवाई अड्डे को नवीनीकरण करने के लिए और पुनः सेवा में लाने के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है और सड़क और रेलवे के लिए भी कुल मिलाकर 2,18,000 करोड़ रुपया सरकार ने देने का तय किया है। मैं मानता हूं इस बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है। महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की चिंता की गई है और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी
दोनों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते अभिनंदन देता हूं। Okay, that was the BJP president, Mr. Amit Shah, talking about the budget. He was focusing on some of the issues which are directly affecting the common man, obviously, not trying to point out what are the benefits which this budget gives to the common man. We are now joined in by Shobhana Kamineni. She is the executive vice chairperson of the Apollo Hospital Enterprise Limited. Welcome to Rajya Sabha TV, Shobhana. Shobhana, you know, the finance minister in his budget, he talks of 9 pillars in this budget, and one of the pillars he talks about is healthcare. You think that, you know, what do you think he has been able to provide to the healthcare sector, and how does the private healthcare sector benefit from this? See, I really like the fact that he spoke about something, universal healthcare, which means more inclusion for everyone. And he's taken that limit up to 1 lakh. You know, in India that we're able to actually do open heart surgeries for that. So the best of healthcare institutions, and for senior citizens it's 1.3 lakhs. So it's an important initiative. Then he spoke about Jan Aushadhi, that is actually creating access to cheaper medicines, generics. He spoke about PPPs, dialysis centers. All these are very, I like, you know, he used one word, transformative impact. And it applies to many parts of his budget and especially to healthcare. Okay. हमारे साथ राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर चंदन मित्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा शोभना जी। चंदन जी, आप अभी हमने बीजेपी प्रेसिडेंट को कहते हुए सुना, उन्होंने बजट की तारीफ की और कहा कि गरीबों के हित में सबसे बेहतरीन बजट है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं देख रहा था आपके चैनल में, उन्होंने कहा सब कुछ, और उन्होंने बहुत सारी इसके जो प्रावधान हैं उस पर महत्व दिया। जैसे दलहन की खरीदारी सरकार करेगी और कीमतों को बढ़ने नहीं देगी। गरीबों की फ़ायदे के लिए कई नए योजनाएं ला रही है सरकार, इसके बारे में उन्होंने भी खुलासा किया है। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि का उन्नयन और विकास, ये सब मिला के सामग्रिक रूप से अगर हम देखें तो इसको हम बहुत ही बढ़िया बजट कहेंगे। शायद पिछले कुछ सालों में इतना अच्छा संतुलित बजट पेश नहीं हुआ होगा। लेकिन चंदन मित्रा जी, कुछ इंडस्ट्री के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर पहले, वो थोड़े निराश हैं कि पिछले 2 बजट में जिस तरह से इंडस्ट्री और कॉरपोरेट को मदद करने की कोशिश की गई थी, वो स्टिमुलेशन इस बार नहीं है। देखिए, स्टिमुलेशन बहुत दिया गया है, अब इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है वो स्टिमुलेशन को कहाँ तक अपनाते हैं और उसके मुताबिक काम को आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं हमारा जो ग्रोथ रेट, देश की अर्थनीति के बढ़ोतरी का दर, वो तो बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ रहा है उसी प्रकार से, इस पर उनको सोचना चाहिए थोड़ा। और इस बार पूंजी निवेश ठीक से हो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या जो अर्थनीति के सामने है वो है पूंजी निवेश की समस्या, और इसमें इंडस्ट्री को आगे आना है और पूंजी निवेश के लिए प्रबंध करना है, तो इंडस्ट्री भी अपने आप बढ़ने लगेगी। सिर्फ सरकारी प्रावधान से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। Okay, Chandan Girisha, that's interesting what you're saying. You're putting the onus on the industry corporates also, that you know why they have not been investing the way they should have invested. But their complaint is that there is not much demand. So where will they invest, and how will they invest when there is not much demand? So you think that the finance minister has focused on creating demand, domestic demand, especially because we know what the global situation is now. Yes. Precisely, Girish. What is the thrust of the budget? If you take out half an hour and study the budget, you will see the entire thrust is on creating demand. In the rural areas,
the finance minister mentioned in his speech that in the budget industry, including small industries, have been suffering because of the absence of demand. So the idea is, how do we generate more resources in the rural sector, put in more money in the pockets of the farmers, enable them to purchase, invest and do other things. So that is the thrust of the budget, and there is no doubt now that with this budget, this purchasing power of the farmers and in the rural areas will increase, and as a result demand will grow and industry will benefit also. Chandan, in the last 2 years, there has been this complaint that your government has not been too pro farmer. It has been pro corporates, pro industry. You think that is what the attempt of the finance minister is this time, to see that to maintain some balance, to address this criticism which was there against the government? I think the criticism itself was unfair. The government's policy, as the Prime Minister outlined right at the outset, Sabka Saath, Sabka Vikas. And the third budget that Mr. Arun Jaitley is presenting has been basically balanced. The idea has been to promote rural growth. You will recall that rural infrastructure promotion was one of the major thrusts of the two previous budgets also. I am afraid the international slowdown, particularly the slowdown in China, has caused demand de-escalation all over the world, and India is not an exception. So we have suffered, but in spite of all that has happened worldwide, Indian economy has held its head high, as the Prime Minister was emphasizing only yesterday. And in fact, India is now leading the world in growth. Okay. So it is not a question of whether the government has been pro-business or not enough pro-farmer. The government has been trying, and now results are showing. जी, प्रियरंजन, मैं आपके पास आना चाहती हूँ. Please stay on, Chandan. We'll come back to you. जी, प्रियरंजन, हालांकि सरकार ने, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने अच्छा किया कि कृषि की तरफ ध्यान दिया, और ये कृषि सेक्टर को इस संकट से उबारने के लिए एक बेहतर कदम है. लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि अगर पुराने इतिहास को देखा जाए, पुरानी सरकारों को देखा जाए, तो ये कोर्स करेक्शन हर सरकारों के 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद अक्सर देखने को मिलता रहा है? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक मेकओवर है, जो कि कि जो सरकार विपक्ष कह रहा था कि ये सूट बूट का सरकार है और ये किसान विरोधी है, ये सब राजनीति वाली जो बात थी. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बजट में ये अच्छी अर्थनीति है, जो कि अच्छी राजनीति भी बनती है इस समय. आप अगर इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें अर्थनीति के सामने ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, और उसके कई कारण हैं. और जैसे कि हमने रेवेन्यू कलेक्शन, जो सरकार के खजाने में पैसे प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, उसको भी देखेंगे तो उसमें भी कमी आई है. अगर रेवेन्यूज बढ़े हैं तो इसका कारण ये है क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है, उसका आमदनी अच्छा हुआ है, और उसमें तेल की भाव कम होने से जो एक्साइज ड्यूटी में रिवीजन हुए हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसे आए हैं. तो सरकार के खजाने में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है. तो इस सिचुएशन में जो वित्त मंत्री ने जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है, ये है कि आप सरकार जितने अपने बलबूते पर कर सकता है, फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए वो करे, और उससे ये हो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को जो कहते हैं क्राउडिंग इन हो, यानी प्राइवेट सेक्टर भी धीरे इसमें आ सकता है. Okay, that's interesting. Priyaranjan, let me get Ajay Dua and Nandi. You made an important point. I think Chandan Mitra also was making an important point. In fact, if you could, if I could discern some kind of an annoyance in the part of Chandan Mitra, that the private industry, the corporates are demanding too much. They are not investing,
Is that a valid I think annoyance? there was a snapshot of what is coming in the budget was probably given by the Prime Minister himself a few days ago, Yeah. when he mentioned that the rich are expecting too much from the budget. And when he talked of the rich, I think he had in mind the industry. The corporates, the and industry. corporate industry. And on top of it now, not that the economic survey is the basis of the budget, but separately the economic survey also talked about the rich cornering certain subsidies. Subsidies. That was a very interesting. That was a very interesting point. सब्सिडी Yes, and पर no, that was the सब्सिडी में तो सब मिडिल वर्ग के लोग भी आ Absolutely, जाएंगे madam. And also The that the- economic survey, in fact, said that the subsidies to the rich. Exactly. that was You not think that has rich, been that addressed? was well off and I think You to think that some- has been addressed? To some extent, this is definitely a much more balanced way of going ahead, even if, I come back to my first observation, even if it impacts the growth in the short run. What was probably desired, and that has been brought about in the budget by greater emphasis on social, health cover and other kind of things, and a greater emphasis on rural areas. Girish, Amritaji, if I might mention, for the first time we have seen after several years, the real wages in the farm sector have gone down by 1.6%. Right. Yeah. And I think ये that 50 really- सालों के 5 दशकों में सबसे नीचे absolutely. गया And है in addition to that, we are seeing that the allocation, and that was reflecting in higher demand for work under the NREGA scheme, and the budget allocations were short. Some of it is likely to be spilt over into the next year. 5,000 crores were released by the finance minister a couple of days ago. The aspect of addressing the rural area, rural infrastructure was highly needed, and I think we are on the right path, even if it means in the organized sector, formal sector, corporate sector, a degree of disappointment over the provisions in the budget. जी, अगर चंदन मित्रा जी आप हैं हमारे साथ तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले अजय दुआ जी ने ये कहा था कि जिस तरह का बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, रूरल सेक्टर में इकोनॉमी को पुश करने के लिए बहुत जोर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि इससे जो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है उस पर कुछ असर पड़े। हालांकि ये मानते हैं कि फिर भी ये बेहतर कदम है। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते कि अगर 50,000 करोड़ की लागत ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड्स, रेलवे लाइंस, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सब पे लगाया जाएगा तो इसका असर ग्रोथ रेट पर पड़ेगा, ये तो जाहिर है, होना ही है। तो मैं समझता हूँ इस साल आपके कृषि के ऊपर, एक तरफ कृषि के ऊपर जोर दिया गया है ताकि कृषि उत्पादन बढ़े और सरकार की तरफ से खरीदारी और एमएसपी के तहत खरीदारी हो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर लागत बढ़े। ये दोनों मिलके मैं समझता हूँ एक तरीके से एक थ्रस्ट या इसको एक पुश देगा जिसके चलते अर्थनीति छलांग लगा के आगे बढ़ने लगेगी और ग्रोथ रेट और आगे मतलब sorry चंदन, let us hear what लालू यादव says। कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके, और आप ही का रपट ये छपा था, उस पर हमने देखा है 4 जुलाई को जिस पर बिहार बंद हम लोगों ने किया था, अरुण जेटली साहब ने कहा था, जो रिपोर्ट आया था सब जगह, कि हिंदुस्तान के गांवों का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। 51% देश की तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव को आप सुन रहे थे, वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने जो इस तरह का बजट पेश किया है वो अपना वोट सुरक्षित करने के का आरोप उनका है कि शायद ये वोट रिजर्व करने के लिए इस तरह का बजट पेश किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के गाँव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है तो इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी और विस्तार से उनकी प्रतिक्रिया आए। हम आगे बढ़ते हैं और संजय जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे।
दिखाएंगे। ये ओवरऑल जो ग्रोथ सेंटिमेंट पे असर पड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में या एग्रीकल्चर में इतना सारा पैसा जाएगा तो ग्रोथ कितने दिनों में, जो हमारा टारगेट है ग्रोथ का 7.6 to 8%, वो पूरा हो पाएगा? देखिए जो मैंने प्रतिक्रियाएं सुनी है उसके अनुसार लगता है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस बजट है। कुछ कुछ हुआ है, कुछ कुछ नहीं हुआ है। एक जो बड़ा मुद्दा जो सामने आया था वो है 2,18,000 करोड़ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हिंदुस्तान का इस वक्त तक रहा है वो काफ़ी नीचे आ गया है, और उस हिसाब से देखिए तो वेयर इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, कहाँ इन्वेस्टमेंट है? और जो एक आई थिंक कहीं पर रिएक्शन आई थी कि कैपिटल जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर लाएगी अगर गवर्नमेंट उस पर आगे बढ़े। तो उस तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और भी चाहिए था गवर्नमेंट सेक्टर से, सो दैट द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो चिप्स इन। बट वेयर इज द फिजिकल स्पेस? There is no fiscal space. There is a lot of problems as far as the banks are concerned. We have to discuss about the bank recapitalization, things like that. Meanwhile, we have another guest with us, Mr. Sumit Majumdar, Chairman and Managing Director, TIL Limited. He is from the CII. Mr. Majumdar, what is your initial reaction? And you think that this budget provides the kind of stimulus to the manufacturing sector? I think we are not getting through to Mr. Majumdar. We have Saurav Srivastav, who is with us now. Mr. Srivastav? Mr. Srivastav, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, Mr. Srivastav, what's your first reactions to the budget? There are your colleagues who were with us in the some time back were not too happy. Do you see any positive signs in this budget as far as the industry is concerned? I think there are some positive signs. I mean, I think there was limited headroom, so I'm not sure that we were expecting very much more than what really has been on offer. From the positives, I think from the side of industry, I would say that the spend on infrastructure, if it is indeed carried out. Hello? Yeah, please continue. We can hear you. Hello? Yeah, we can hear you, Mr. Srivastav. Please continue. Yes. So I was saying from the viewpoint of infrastructure, I think those are very good plans. Of course, they need to be executed and implemented. I think the other welcome thing was the focus on reforms on taxation in terms of less litigation, in terms of less interface between the tax assessor and the employee. So a number of different mechanisms, we'll have to see how they get implemented, but actually should result in more predictable and easier to navigate tax issues, tax disputes. So I would say those two, to my mind, were clearly positives that we did see, and also several aspects on ease of doing business. Yes. Again, put together, these measures should actually have a positive impact. Okay, thank you. A lot of the budget clearly was looking at. Yeah, please continue, sir. Yeah, and I was saying the other part where I think for industry is for startups. I think announcements that were made on startups were actually followed through. We do have measures in there, both on tax as also simplification, that should allow a lot of new ventures to come up. Those would create employment. Those would be very good from the point of economic growth. Okay. So I do see some positive measures. Okay, thank you, Mr. Srivastav, for joining us. We're now joined in by Mr. Sumit Majumdar, Chairman and Managing Director of TIL Limited of the CII. Mr. Majumdar, what is your response to the budget? Do you see any positives for the industry and corporates?
You see, I think the budget is a very positive budget. It's a very innovative budget. It's a very well-rounded budget. There's something for everybody, for corporate, for rural India. It's really a very well-rounded, all-encompassing budget which has growth in mind. Okay. So you think that there were some people who were complaining that it doesn't have enough to stimulate the manufacturing sector. You think that they are not seeing what is there hidden in the budget? Are there certain things which are hidden in the budget which are not clearly visible as of now? No, you see, there's a lot of emphasis on infrastructure, and I really believe that infrastructure is the beginning of any economic revival. So there's a lot on infrastructure. There's huge spends on infrastructure, both in the rural India and in urban India. There's also a lot of focus on rural India for irrigation systems, for modernization of farming, so that the rural economy, which is languishing right now, can revive and do better. Mr. Majumdar. One thing you must remember in rural India. Mr. Majumdar, sorry to intervene, but one of the things which has been talked about for the last few years is that the private investments are not coming into the economy. You think that after this budget, the private investors, the corporates will invest more in this country? Do you see that kind of a stimulus for that? No, you see, you must understand why private investment has not been coming, because the demand has not been there. So, and there are two factors. One is demand has not been there, and the second factor is most private sectors have excess capacity already built in. So first you need to fix the demand, and I do believe that the infrastructure boost and the rural boost will create a demand, will help the economy a lot. And as the demand grows and industry comes to a stage where they need to invest and add additional capacity, they will definitely invest. This is step one, but it'll be a little while before the private investment really comes in because of the excess capacity already built in. Okay, sir. Okay, thanks for joining us. कॉर्पोरेट सेक्टर से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो मिक्स टाइप के रिएक्शंस दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद जग रही है कि अगर रूरल इंडिया पे फोकस है या रूरल इकोनॉमी पे फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे डिमांड बढ़ेगा और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।